नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या हर वित्तीय लक्ष्य के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना सही है? चालू एसआईपी में रकम बढ़ाने का क्या है तरीका? पोर्टफोलियो में 20 फंड, ये डाइवर्सिफिकेशन है या फिर कंसंट्रेशन? और आज फंडनामा में समझेंगे क्या है ओवरनाइट और लिक्विड फंड। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? स्वाति, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पहला सवाल लेते हैं। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कृष्णा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. Actually, my query is regarding mutual fund. I'm having three long-term targets. Like after 10 years, I want some corpus for my son higher education, and after 15 years for his marriage, and after 20 years for my retirement. Okay. So my query is like that. Generally, it is said like that you should have a maximum 3 to 4 funds for one of the targets. So should I have for each target 3 mutual funds, or there should be only 3 mutual funds combined for all 3 targets? Interesting. So my query is like that. इंटरेस्टिंग। कीर्तन, ये सवाल अमूमन लोग पूछते नहीं है। लोग लक्ष्य के बारे में पूछते हैं, टारगेट की जो रकम रखी है वो पूरी होगी या नहीं ये पूछते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो या फिर सब मिलाकर एक पोर्टफोलियो? आई थिंक स्वाति, इसका आंसर बहुत क्लियर है। कृष्णा जी, अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप 20-25 स्टॉक्स इसलिए लेते क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है। पर जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक म्यूचुअल फंड तकरीबन 30 से 50 स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देता है, तो ये इन इटसेल्फ डाइवर्सिफाई हो गया अगर आप एक फंड भी खरीद लेंगे तो मेरे हिसाब से हर गोल के लिए 3-4 फंड्स लेकर अगर आप 10 फंड्स का पोर्टफोलियो बना देंगे तो आप अल्टीमेटली काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में एक साथ खरीद लेंगे, क्योंकि हर फंड में 30 से 50 स्टॉक्स होंगे। सो आई थिंक आपको हर एक लक्ष्य के लिए 3 से 4 फंड्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड्स रखिए। हाँ, 4 से 5 फंड्स अलग अलग स्कीम्स के या कैटेगरीज के हो और अलग अलग एएमसीज के हो तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा और आपका रिस्क कम हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी डिसेंट हो जाएंगे। कीर्तन, आपने बताया था अपने जब हमारी बात हुई थी कि आपने लिखा था कि जब ज्यादा फंड्स ले लेते हैं, ज्यादा स्कीम्स एक पोर्टफोलियो में हो जाती है तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर आप समझा सके तो। श्योर। सो स्वाति, होता यह है कि मान लीजिए कृष्णा जी आज अगर 4 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे तो अब आप देखेंगे मोटा मोटा लार्ज कैप फंड्स क्योंकि मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं तो उनका मेजर इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से बने हुए इंडाइसेस के स्टॉक्स में होता ही है। जैसे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में पैसा लगा होगा, हर लार्ज कैप फंड में रिलायंस में पैसा लगा होगा। तो अगर आप 4 लार्ज कैप फंड में पैसा डाल देंगे, हर लार्ज कैप फंड में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, पर रिलायंस में एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में जरूर निवेश किया होगा। तो अब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर आपके पास 100 रुपए थे
और आपने 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए करके 4 लार्ज कैप फंड में डाल दिए, तो मोटा मोटा आपने नोट किया होगा कि 30-35 या 40% पैसा तो आपका रिलायंस, HDFC और HDFC बैंक में ही लगा है। तो टेक्निकली जब आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें तो आपको डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग स्कीम्स या कैटेगरीज में करना है। अगर आप सेम कैटेगरी में 2 या 3 फंड्स ले लेंगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा पोर्टफोलियो का, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है। ओके, ऑलराइट, चलिए यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। महेश जी का सवाल आया है ईमेल के जरिए। उन्होंने जानना चाहा है कि अगर कोई SIP चल रही है 1000 रुपए की, उसको 1500 रुपए करना है तो उसका सही तरीका क्या होगा? फिर से नया फोलियो क्रिएट करना पड़ेगा या फिर उसी फोलियो के अंदर हम उस रकम को बढ़ा सकते हैं? कीर्तन? महेश जी, आप उसी फोलियो के अंदर इस रकम को बढ़ा सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू या जिस भी एडवाइजर के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको सिर्फ वो ट्रांजैक्शन स्लिप में या ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग फोलियो नंबर मेंशन करना है और आप उसी फोलियो में ज्यादा SIPs ऐड कर सकते हैं। तो वो एक ही SIP मानी जाएगी या 2 SIP मानी जाएगी? सो टेक्निकली एक ही SIP हो जाएगी स्वाति। अगर आपने डेट्स अलग अलग तो आप एक ही फोलियो में रख के कोई मतलब नहीं है या कर भी नहीं सकते। तो आप अगर सेम डेट पे रख रहे हैं और फोलियो नंबर भी सेम है और एक ही साथ पैसा कटने वाला है, तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक ही SIP है आपकी। ओके, और ये जो एक अमूमन लोग ये समझते हैं कि अगर अलग अलग डेट पे एक ही फंड में हालांकि 2 SIP करे तो रिटर्न शायद बेहतर मिलता है, इस पर आपका क्या कहना है? स्वाति, बहुत सारे लोगों ने इस पे काफी रिसर्च की हुई है कि अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में पैसा लगाऊं या एंड ऑफ द मंथ में पैसा लगाऊं, क्या रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में करें या एंड ऑफ द मंथ में करें, ये सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा 10 साल में 120 महीना अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक्चुअली इनका ही सवाल जो है इन्होंने पूछा है कि अगर रिटर्न अलग अलग होगा या फिर ज्यादा या कम होगा, उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था। एक 1000 रुपए की SIP चल रही है और एक 500 रुपए की SIP अलग से आप कर रहे हैं सेम फंड में, रिटर्न जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है जो 1500 की SIP आप इकट्ठे कर रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि बस 100-200 रुपए का फर्क है, उसके लिए इतना ज्यादा दिमाग लगाने की या फिर इतने झंझट उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज ये भी कर सकते हैं ना कीर्तन, की अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए की SIP चल रही है, मुझे अगर 2 अलग अलग नहीं चाहिए तो मैं करंट SIP रोक के मैं बढ़ी हुई रकम की SIP कर दूं उसी फोलियो के अंदर। हाँ, आप कर सकते हैं। एंट्री 2 नहीं आएगी आपकी। हाँ, अगेन होगा ये स्वाति कि ऑलरेडी आप जो SIP बंद करेंगे उसका एक अलग फोलियो दिखेगा, आप एक नई SIP खोलने की कोशिश करेंगे पुरानी वाली बंद करके, तो वो शायद ट्रांजैक्शन में आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिखे आपके स्टेटमेंट में। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं, पर इजियर ऑप्शन है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग SIP में ही टॉप अप कर दीजिए। ओके, ऑल राइट, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं CFP कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ आमिर पटेल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आमिर जी नमस्ते। आपका सवाल बहुत लंबा है तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या है सवाल? जी, पहला सवाल ये है कि अभी तो मैंने पिछले 2-3 साल से थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया है मार्केट और को अंडरस्टैंड करने के लिए जी, लेकिन मेरे फादर जो है वो पिछले 20 साल कम से कम होंगे तब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन उनके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन जो उनके जॉब पे जो भी उनको बताया जाता है उस तरीके से वो करते आए हैं। लेकिन
उनके पास अभी 25 to 30 म्यूचुअल फंड्स उन्होंने इधर लाइव SIP चल रही है या फिर नॉन लाइव है या फिर बंद कर दी गई है और लंप सम किया होगा, ऐसा कुछ भी सब होके 25 से 30 म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। रिटर्न्स तो सही है क्योंकि लॉन्ग टर्म से चल रहा है इसलिए, लेकिन जो अभी पिछले 3-4 साल के रिटर्न है वो अच्छे नहीं है। तो अभी मुझे वो 25 से 30 है म्यूचुअल फंड, उसको 5 से 6 में करना है। तो वो कैसे करूं, जैसे कि धीरे धीरे जैसे पैसे कैसे निकालूं इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से और कब इन्वेस्ट करूं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी वॉलेटाइल भी है मार्केट, तो क्या विड्रॉ करना सही रहेगा इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से पैसा? तो ये क्वेश्चन था। आमिर, आपकी उम्र क्या है? जी 19। मतलब कैसे इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर लेते हैं आप? जी अभी वो तो अभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया है ऑनलाइन और किताबें। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है ये। इस उम्र में अगर आप अपने पिताजी के पोर्टफोलियो को थोड़ा क्लीन करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, ये इतनी अकल यकीन माने सभी 19 साल वाले बच्चों में नहीं होती है। इसके लिए तो पहले आप हमारी तारीफ कबूल करें। और अब कीर्तन बताएं आप कि कैसे 25-30 अगर पोर्टफोलियो में फंड है और अब उसको छोटा करना है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आमिर को? आई थिंक आमिर, सबसे पहले तो कमेंडेबल आप आपकी एज में काफी मैच्योरिटी से इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, क्विकली मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स, क्योंकि अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइप्स पे है ऑलरेडी। तो ऐसी सिचुएशन में जहां मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना पोर्टफोलियो रीजिक कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं, आपका फंड अच्छा हो या ना हो, क्योंकि मार्केट्स इतना ऊपर जा रहे हैं, आपके बुरे वाले फंड्स भी ऊपर चले गए होंगे और ये शायद एक अच्छा समय है कि आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही समय है कि आपके पास अगर बहुत सारे फंड्स है तो उसको 5 या 6 फंड्स में कम कर दीजिए। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये फंड्स इंडिविजुअली 10% से नीचे है, यानी मान लीजिए अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 100 रुपए का है, तो ऐसा कोई भी फंड जिसमें 10 रुपए से कम पैसा है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से कम पैसा है, उन फंड्स को आप इमीडिएटली बेच सकते हैं। आपको कोई मेरे हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फंड्स को जो टोटल पोर्टफोलियो के 10% से कम है, उन फंड्स को बेच दीजिए और जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे को सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP के द्वारा अगले 6 महीने में वापस मार्केट्स में उन 5 या 6 फंड्स में जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए। पर ये पूरे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन वापस ठीक करते समय आप जरूर टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी SIP चल रही है और 1 साल से कम हुआ है तो शायद आपको एग्जिट लोड लग सकता है और आपको टैक्सेशन भी लग सकता है। तो अगर 1 साल नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से 1 साल तक रुक जाइए। एग्जिट लोड बेयर करने की या टैक्सेशन बेयर करने की जरूरत शायद नहीं है इसमें। आमिर, हाँ ठीक है, क्लैरिटी मिल गई? और हाँ हो गई। और क्वेश्चन ये था कि मैंने 5-6 फंड चूज किए हैं, तो वो आप जरा देख लीजिए। बताइए। पराग मल्टी कैप, एक्सिस लार्ज कैप और एक्सिस मिड कैप, फिर एक थोड़ा रिस्की है जैसे फ्रैंकलिन US, फ्रैंकलिन इंडिया वाला जो है वो, उसमें रिटर्न अच्छा है लेकिन वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उसका परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कम होगा ऑब्वियसली। लेकिन ऊपे के जो 3 है, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस लार्ज कैप और पारेख पराग मल्टी कैप, उसमें ज्यादा रहेगा। और एक डेट फंड होगा जैसे कोटक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये सही है पोर्टफोलियो। ये आपके लिए या पिताजी के लिए? जी पिताजी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो 25-30 फंड है उसको आप इन 4 या 5 फंड में चाहते हैं लाना? हाँ, तो सही रहेगा ये पूछना है। पराग पारेख को ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वैसे में क्या फ्रैंकलिन US फंड में जाना ठीक रहेगा कीर्तन? नहीं, आई थिंक जैसे आपने राइटली आइडेंटिफाई किया
कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 35% पैसा इंटरनेशनल इक्विटी में लगता ही है, तो मुझे लग रहा है उस एंगल से आपको और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले फंड में निवेश आप नहीं करें या अवॉइड कर सकते मेरे हिसाब से। उसके अलावा दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ये है आमिर की, आप अगर 4 या 5 फंड्स कर रहे हैं और उसमें से 2 फंड्स या 3 फंड्स अगर आप एक ही एएमसी का ले लेंगे तो एएमसी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, सजेशन है कि अगर आप 4 या 5 फंड्स करना चाहते हैं तो 4-5 फंड्स ट्राई कीजिए, अलग अलग थीम्स में या अलग अलग कैटेगरीज में हो और वो अलग अलग एएमसी के हो, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्विक क्वेश्चन यहाँ पर कीर्तन, एक फंड हाउस की कितनी स्कीम्स, आपने कहा कि ज्यादा ना ले, मिनिमम कितना रखना सेफ होता है? स्वाति, तो जैसे मैं प्लान करता हूं, मैं अगर 4 या 5 फंड्स अगर एक क्लाइंट को रेकमेंड करता हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि 4 या 5 फंड्स अलग अलग एएमसीज के ही, तो एक पोर्टफोलियो में एक एएमसी का फंड इक्विटी में और एक एएमसी का फंड डेट में, आई थिंक इज अ गुड स्ट्रेटजी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आमिर, सभी सवालों के जवाब मिल गए आपको? जी, एक क्वेश्चन और है। अभी ना थोड़ा सा वक्त कम है आमिर, मे बी नेक्स्ट टाइम। ओके ओके ओके, ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पर आज फंड नामा का, जहां पर आपको हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी के बारे में मूलभूत जानकारी देते हैं। और आज से फंडनामा में हम डेट कैटेगरी की शुरुआत करेंगे। उसके अलग अलग फंड्स के बारे में बेसिक जानकारियां लेंगे ताकि आप रैंडमली कुछ निवेश ना करें और सोच समझकर डेट फंड चुनें अपने पोर्टफोलियो के लिए। और आज जो हमने लिया है 2 कैटेगरी है बेसिकली, एक है ओवरनाइट और दूसरा है लिक्विड फंड। ये जब आप सेबी की वेबसाइट देखेंगे, वहां पर जब म्यूचुअल फंड का जो रिक्लासिफिकेशन हुआ था उसमें ये टॉप पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड, दोनों में डिफरेंस क्या है कीर्तन? सो स्वाति, ओवरनाइट फंड एक ऐसा फंड है जब आप इसे पैसा देते हो तो ये सामने इन्वेस्ट करता है या लोन देता है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को एक ही दिन के लिए, इसीलिए इसे ओवरनाइट फंड कहा जाता है, क्योंकि ये आगे पैसा लेंड करता है या इन्वेस्ट करता है सिर्फ एक दिन के लिए। अब ये जनरली फंड्स यूज किए जाते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, जैसे अगर आपको वीकेंड के लिए पैसा पार्क करना है या 1 हफ्ते के लिए पार्क करना है, 2 हफ्ते के लिए पार्क करना है, उन सिचुएशंस में ओवरनाइट फंड्स का ज्यादा ऑब्जेक्टिव यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा दे देते हैं। लिक्विड फंड ऑन द कॉन्ट्ररी 91 डेज तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम लिक्विड फंड को पैसा देते हैं, लिक्विड फंड आगे किसी को 91 डेज के लिए लोन दे सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फंड की कैटेगरी जनरली इमरजेंसी फंड के पार्किंग के लिए ज्यादा यूज की जाती है। तो ये कहना सही होगा कि जो ओवरनाइट फंड है उसका इस्तेमाल रिटेल कस्टमर बहुत कम करता है? जनरली यस, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आपको 1 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करना है मेरे हिसाब से, तो आप ओवरनाइट कैटेगरी वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जैसे आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा बनाया हुआ कैटेगरी है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स, निवेशक जो इमरजेंसी फंड पार्किंग के लिए लिक्विड को यूज करते हैं, वो उनके लिए लिक्विड फंड ही ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। इसलिए भी शायद क्योंकि इसमें आपने कहा कि रिटर्न जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो अगर बहुत बड़ी रकम पार्क करेंगे तो उस पर वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मायने रखेगा। रिटेल निवेशक 1-2 लाख रुपए अगर पार्क करेगा तो उसको शायद उतना बेनिफिट ना दिखे या नहीं ही दिखेगा जितना कि एक बड़े निवेशक को दिखेगा, राइट? एब्सोल्युटली स्वाति, इसीलिए जब कोई बड़ा निवेशक या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करंट अकाउंट में जो पैसा रखता है, जहां पर उसको टेक्निकली थियोरेटिकली देखा जाए तो कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उन जैसे क्लाइंट्स जब यहाँ पर पैसा पार्क करते तो उनको एक सब्सटेंशियल रिटर्न देखने मिलता है। जैसे आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, सेविंग्स अकाउंट के सामने बहुत हल्का सा ज्यादा रिटर्न है।
ओके अच्छा, एक बात बताएं कीर्तन, एक दिन की मैच्योरिटी या फिर 91 डेज की मैच्योरिटी, यहाँ पर इसका रेलेवेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है स्वाति, क्योंकि अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में 2-3 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पैसा डिफॉल्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं तो आपको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या लिक्विडिटी कब मिलेगी, या री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है। तो आई थिंक उन सब का मैच्योरिटी से बहुत ही इमीडिएट कनेक्शन है। तो जितनी कम मैच्योरिटी है स्वाति, उसमें ये सब रिस्क बहुत कम है। तो आप देखेंगे ओवरनाइट फंड में, क्योंकि वो एक दिन की लेंडिंग करते, उसमें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरे हिसाब से डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है, राइट? पर अगर आप लिक्विड फंड में देखेंगे तो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 30 दिन से लेकर 90 दिन तक होता है। तो उसमें ये सब रिस्क हल्के से ज्यादा है वर्सेस ओवरनाइट फंड। ओके अच्छा, आखिरी सवाल कि ये ओवरनाइट फंड अगर किसी को लेना ही, आपने कहा 1 महीने तक के लिए वहां निवेश किया जा सकता है, या फिर लिक्विड फंड, दोनों ही कम सेफ कैटेगरी के फंड माने जाते हैं। जब चुनना हो तो क्या किसी भी फंड हाउस का लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है? सी आई थिंक स्वाति, ओवरनाइट फंड चूज करते वक्त आप सिर्फ देख लीजिए कि कौन सा फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो TER सबसे कम है और आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ओवरनाइट फंड में आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत है। पर आप जब लिक्विड फंड चुने तो आई थिंक एक्सपेंस रेशियो के साथ आपको फंड कहाँ निवेश कर रहा है और फंड की एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन या YTM क्या है, उस पर थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। तो ओवरनाइट फंड आप किसी भी फंड हाउस का चूज कर लीजिए जो सस्ता दे रहा है, पर लिक्विड फंड में थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है पिक करने के बाद। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर फिलहाल के लिए फंडनामा में इतना ही, और साथ ही म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में भी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में ओवरनाइट और लिक्विड फंड को समझाने के लिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेजना है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो याद रखिए अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर भेजें ताकि आपसे हम कांटेक्ट कर सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।